हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय करमिल सर। पिछली जो वीडियो थी हमारी वो पार्ट ऑफ स्पीच के टॉपिक पर्सनल प्रोनाउन के बारे में थी और आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए प्रोनाउन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन, इन दोनों में क्या अंतर है और क्या समानता है उसको बताएगा। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है, इनके बारे में आज की हमारी वीडियो है। तो ध्यान से समझना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या दिखाता है? इट शोज दैट द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये दिखाता है कि जो एक्शन है वो सब्जेक्ट द्वारा किया गया है। डूअर कौन है? इसमें सब्जेक्ट है, एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट है। टर्न्स बैक द सब्जेक्ट, और उसका प्रभाव जो है वह सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। एक्शन का जो करता है, एक्शन को करने वाला कौन है? सब्जेक्ट है, और उसी सब्जेक्ट पर एक्शन का प्रभाव भी पड़ता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है, देखो क्या दिखाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? यह जो प्रोनाउन है दिखाता है कि कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, किसी अन्य पर नहीं। ठीक है, इस सेंटेंस के किसी दूसरे पार्ट पर नहीं, सब्जेक्ट का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इस सेंटेंस के किसी दूसरे पार्ट पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। उस सर्वनाम को बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, द बॉय हिड हिमसेल्फ। अब यहाँ पर क्या है? द बॉय, द बॉय यहाँ पर है सब्जेक्ट। ठीक है, जो यहाँ पर एक नाउन का काम करता है। हिड वर्ब है, हिमसेल्फ ये प्रोनाउन है। देखो हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर हमारा जो नाउन होता है उसके साथ सिंगुलर, अगर हमारा प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है तो उसके साथ सेल्फ जोड़ा जाता है, और प्लूरल है तो उसके साथ सेल्फ जोड़कर उसको पूरा किया जाता है। जैसे हिमसेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ। अगर प्लूरल है तो कैसे? देम सेल्फ, यूर सेल्व्स। ठीक है, द बॉय हिड हिमसेल्फ, लड़के ने छिपाया अपने आप को। देखो सब्जेक्ट का प्रभाव किसको पड़ रहा है? खुद पर ही। द बॉय का प्रोनाउन क्या हुआ? हिम, और हिमसेल्फ माने खुद, अपने आप को। तो इस सब्जेक्ट का प्रभाव उसके ही प्रोनाउन पर पड़ रहा है, किसी दूसरे पर नहीं। इसलिए यहां पर कौन सा प्रोनाउन हुआ? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। आई हर्ट माई सेल्फ, आई यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है, हर्ट वर्ब है, और माई सेल्फ प्रोनाउन है। वो कौन सा प्रोनाउन है ये हमें समझना है। आई हर्ट मैंने घायल किया या चोट पहुंचाई, माई सेल्फ अपने आप को। तो आई का जो प्रभाव है किस पर पड़ा? खुद पर ही। इसलिए कौन सा प्रोनाउन हो गया ये? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हिमसेल्फ भी यहाँ पर कौन सा काम कर रहा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, क्योंकि सब्जेक्ट का जो प्रभाव है वो उसके ही प्रोनाउन के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इम्फेटिक प्रोनाउन। दोनों में ये समानता है कि दोनों का ही जब प्रोनाउन बनाते हैं तो उसमें हम सेल्फ जोड़ते हैं या सेल्फ जोड़ा जाता है। इम्फेटिक प्रोनाउन में भी SELF जोड़कर, SELVES जोड़कर, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी SELF या SELVES जोड़कर हम दोनों के साथ हम प्रोनाउन बनाते हैं, ये जोड़कर। ठीक है, सेल्फ और सेल्फ जोड़कर। फिर दोनों में अंतर क्या है? अभी हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे दोनों में अंतर क्या है, कौन किसका काम करता है सेंटेंस में। इम्फेटिक प्रोनाउन मतलब दबाव सूचक सर्वनाम। इम्फेटिक का मतलब होता है जोर देना किसी चीज़ के ऊपर, दबाव देकर किसी बात को कहना, जोर देकर किसी बात को कहना, उसको बोलते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन पर विशेष तौर से जोर दिया जाता है, दबाव दिया जाता है, उसको बोलते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एवं इम्फेटिक प्रोनाउन
बनावट व देखने में एक समान होते हैं, मतलब दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, अर्थात इन दोनों में ही सेल्फ या सेल्व्स जोड़ा जाता है। दोनों के दोनों जो प्रोनाउन हैं उनमें क्या जोड़ा जाता है, सेल्फ सिंगुलर के लिए और सेल्व्स प्लूरल के लिए, दोनों में ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, दोनों में सेल्फ और सेल्फ जोड़कर प्रोनाउन बनाया जाता है। लेकिन अंतर कहाँ है, इस अंतर को आप समझ गए तो आपको दोनों क्या समानता है, क्या विभिन्नता है, ये क्लियर हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को, नोट को ज़रा ध्यान से समझना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्राय माने ज़्यादातर वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद आता है, ये पॉइंट आपको नोट करना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको कहाँ देखने को मिलेगा वाक्य में, वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन सामान्यतः, मतलब आमतौर पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है या सब्जेक्ट के निकट आता है। दोनों का अंतर आपको समझना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ मिलेगा आपको, वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद, और एम्फेटिक प्रोनाउन कहाँ मिलेगा आपको, सब्जेक्ट के तुरंत बाद या सब्जेक्ट के आसपास ही। अब सेंटेंस को ज़रा समझेंगे, फिर हम बताएंगे कि इन सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस वो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन को दर्शा रहा है और कौन सा सेंटेंस वो एम्फेटिक प्रोनाउन को दर्शाता है। माई ब्रदर हिमसेल्फ सा द पोस्टमैन इन द स्ट्रीट। अब यहाँ पर देखिए, माई ब्रदर क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आया है, एक प्रोनाउन आया है। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद या उसके नज़दीक आता है वो कौन सा प्रोनाउन कहलाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन। तो हिमसेल्फ कौन सा प्रोनाउन हुआ, एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है, EMPHATIC, एम्फेटिक प्रोनाउन। क्लियर। सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो भी प्रोनाउन आता है वो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट देखिए, द थीफ रेन एंड हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द ट्री। अब थीफ हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब हम इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, हम प्रोनाउन ढूंढेंगे। प्रोनाउन हमारा हिमसेल्फ है, क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि इनमें या तो प्रोनाउन के साथ सेल्फ जुड़कर आता है या सेल्फ जुड़कर आता है। तो ये तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये हमारा जो सब्जेक्ट है और ये हमारा प्रोनाउन है। लेकिन वो प्रोनाउन कौन सी टाइप का है, ये हमारा मुख्य कार्य है जो हमको करना है। थीफ, द थीफ क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब हमने यहाँ पर बात की थी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा आता है, जो वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद आता है। अब यहाँ पर हिड देखो, हिड क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद आने वाला प्रोनाउन कौन सा होगा, वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद आने वाला प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो दोनों के अंतर को समझ गए। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है एम्फेटिक प्रोनाउन, वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वी सा द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। वी यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, और हमारा प्रोनाउन क्या है, हिमसेल्फ। अब सब्जेक्ट के बाद नहीं आया, किसके बाद आया है, ये वर्ब के बाद आया है या ऑब्जेक्ट के बाद आया है, ये हमने देखना है। देखो, वी सब्जेक्ट, सा वर्ब, द प्राइम मिनिस्टर क्या है, द प्राइम मिनिस्टर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट है हमारा। वी सा हमने देखा, क्या, देखो जब भी हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना है उसके लिए मैंने आपको पॉइंट बताए थे। यदि आपको सब्जेक्ट को ढूंढना है सेंटेंस के अंदर तो वर्ब से आप पर्सन पुट करेंगे हु का, ठीक है। जो हमारी वर्ब होती है सेंटेंस में, मेन वर्ब होती है, उससे आप व्हाट हु का पर्सन पूछेंगे तो वो उसका आंसर मिलेगा, वो ही सब्जेक्ट होता है। और हमारी जो वर्ब होती है उससे हम व्हाट या हुम का पर्सन पूछेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। वी सा हमने देखा, ठीक है, किसको, हुम या व्हाट, तो इसका आंसर क्या बना, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब क्या है, वी सा हुम हमने देखा किसको, तो उसका आंसर क्या बना, प्राइम मिनिस्टर।
तो इसका मतलब ये कि प्राइम मिनिस्टर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के बाद आने वाला कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये कौन सा प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के बाद आया है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ही हिमसेल्फ सा द प्राइम मिनिस्टर। ही सब्जेक्ट है हमारा, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही हमारा प्रोनाउन आया है। जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है वो प्रोनाउन कहलाता है इंफेटिक प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है ये, इंफेटिक प्रोनाउन। ठीक है, आई माई सेल्फ सा डू इट। अब आई यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। वैसे तो ये एक प्रोनाउन है, लेकिन ये काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आई यहाँ पर क्या है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आया है, माई सेल्फ। जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है वो होता है हमारा इंफेटिक प्रोनाउन। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि हमारा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन और इंफेटिक प्रोनाउन के संबंध में जो आपके डाउट थे वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट, क्योंकि इन दोनों में समानता थी, कुछ समानता थी, कुछ अंतर थे, वो हमने क्लियर कर दी। इसी प्रकार से इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर भी कुछ समानता है और कुछ उनके अंदर अंतर है। तो इसलिए मैंने दोनों को एक ग्रुप के रूप में बनाया है, इनका एक अलग ग्रुप बनाया है, इनका अलग। तो दोनों के अंतर को और उनमें समानता को समझेंगे कैसे। देखिए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जैसे कि इसके नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है पर्सनवाचक, मतलब पर्सन पूछने वाला। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन सा हुआ, पर्सनवाचक सर्वनाम। और उसका काम क्या है, एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो हमेशा किसका काम करता है, पर्सन पूछने का काम करता है। तो जो प्रोनाउन पर्सन पूछने का कार्य करता है उसको हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में, हु, हुज, हुम, व्हाट और विच। ये सारे के सारे क्या है, हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हैं। ठीक है, जो एक पर्सन पूछने का काम करते हैं। लेकिन ये सब्जेक्ट के रूप में, देखो यहाँ एक चीज़ हम क्लियर करेंगे, हु जो है सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया जाता है। कैसे सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया गया, कैसे ऑब्जेक्ट की, इस एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर करेंगे इस बात को। हु सब्जेक्ट की तरह प्रयोग होता है, मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, हु। अभी तक हमने क्या जाना था कि सब्जेक्ट क्या होता है, अभी तक हम ये जानते आए थे या ये हम मान रहे थे कि सब्जेक्ट कौन होता है, डूअर ऑफ एन एक्शन, किसी कार्य को करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हु भी एक सब्जेक्ट का काम करता है, तो हमारी डेफिनेशन है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो देखेंगे कैसे। हु सब्जेक्ट की तरह प्रयोग होता है या सब्जेक्ट का एक काम करेगा सेंटेंस में। हुम ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग होता है, और हुज पॉजेसिव फॉर्म के रूप में प्रयोग किया जाता है। हुज मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह इसको हम प्रयोग करेंगे, पॉजेसिव फॉर्म की तरह इसको हम प्रयोग करेंगे। हु सब्जेक्ट के रूप में, हुम ऑब्जेक्ट के रूप में, और हुज पॉजेसिव फॉर्म के रूप में, एक अधिकार सूचक के रूप में। ठीक है, अब देखिए व्हाट और विच का प्रयोग हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों की तरह कर सकते हैं। व्हाट और विच का प्रयोग हम करेंगे सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में। अब इनका हम प्रयोग किसके लिए करते हैं, हु, हुज और हुम, ये व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हु, हुज, हुम कहाँ लगाएंगे हम, उस यदि हम सब्जेक्ट को हटा देते हैं उसके स्थान पर हु लगाएंगे, हुम लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह हु, ऑब्जेक्ट की जगह हुम। तो कब लगाएंगे, जब हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई व्यक्ति है, तो तब हम हु या हुम या हुज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, व्हाट का प्रयोग करते हैं वस्तुओं के लिए, और विच का प्रयोग किया जाता है व्यक्तियों और वस्तु दोनों के लिए ही। क्लियर। देखिए एक बार फिर देखिए इसने, हु, हुज और हुम व्यक्तियों को दर्शाता है, व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, व्हाट वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, विच दोनों के लिए ही, व्यक्तियों और वस्तु दोनों के लिए ही, और ये व्हाट और विच है ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट का भी काम करते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के तरह इनको प्रयोग हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए जरा, हु ब्रोक दिस स्लेट। अब यहाँ पर क्या है देखिए, अब हमने हु लिखा है यहाँ पर, हु ब्रोक दिस स्लेट, इस स्लेट को किसने तोड़ा।
अब हम हु को हटाकर किसी का नाम भी लिख सकते हैं। सोहन ब्रोक दी स्लेट, सोहन ने इस स्लेट को तोड़ा। मोहन ब्रोक दी स्लेट, ही ब्रोक दी स्लेट, सी ब्रोक दी स्लेट। इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी व्यक्ति, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं या उससे संबंधित प्रोनाउन लिख सकते हैं। तो हु यहाँ पर किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। हु के स्थान पर कोई भी हम सब्जेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे राम लिखा हमने, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सीता, गीता या ही या सी या दे, कुछ भी हम प्रोनाउन इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन काम यहाँ किसका करेगा? ये सब्जेक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, whom did you beat yesterday? whom का मीनिंग किसको, ठीक है। whom किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का। यहाँ पर डूअर कौन है ये बताया नहीं। डूअर कौन है? यू। एक्शन को करने वाला कौन है? सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या है? यू, ठीक है। यू बीट यस्टरडे, उसने बताया कि तुमने भाई किसको पीटा है। whom did you beat, किसको पीटा, तो ये एक्शन करने वाला ये सब्जेक्ट है, और जिसके बारे में बतायागा भाई किसको पीटा गया वो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। देखो एक्शन को करने वाला कौन है? यू, और एक्शन किस पर किया गया वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके स्थान पर हम किसी का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। किसको पीटा? भाई सोहन को पीटा, मोहन को पीटा, ठीक है, या ही सी कुछ भी हम दिखा सकते हैं। तो ये whom यहाँ पर किसका काम कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट की तरह ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच इज यूर बुक। विच का प्रयोग करते हैं हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों की तरह कर सकते हैं, विच और दैट का। और विच, देखो विच इज यूर बुक। अब विच के स्थान पर हम कोई भी सब्जेक्ट दे सकते हैं। दिस इज यूर बुक, इट इज यूर बुक, कोई सब्जेक्ट दे सकते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर देखो नाउन भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है। यदि हम इट, दिस या दैट लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो विच जो है कि इसका काम करेगा सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने का काम करता है, और रिलेटिव प्रोनाउन जो दो सेंटेंस के बीच में, दो क्लॉज के बीच में एक संबंध को स्थापित करता है, उसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। यह प्रोनाउन दो सेंटेंस को जोड़ता है। दो सेंटेंस हो सकते हैं, दो क्लॉज हो सकते हैं, उनको ये जोड़ने का काम करता है। किसके माध्यम से? हु, हुज, हुम, विच या दैट। देखिए यहाँ पर काफी सारे मिल रहे हैं, हु, हुज, हुम, ठीक है, विच, और वट था यहाँ पर, वट की जगह यहाँ पर दैट आया है। इसका मतलब क्या है? दोनों में समानता है। अब समानता तो हमने देख ली, यहाँ पर भी हु है, हु से प्रश्न पूछना काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हु प्रश्न पूछने का काम नहीं करेगा, ये रिलेट करेगा, दो सेंटेंस को, दो क्लॉज को जोड़ेगा। कैसे जोड़ता है देखिए, सेम यही बात आपने याद रखनी है। हु और हु, देखो हमने यह बात की थी, हु, हुज और हुम ये व्यक्तियों के लिए प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर भी ये बात बिल्कुल लागू होगी। हु, हुज और हुम ये किसके लिए प्रयोग करेंगे हम? व्यक्तियों के लिए, ठीक है। और विच और दैट वस्तुओं के लिए, ठीक है, या जानवरों के लिए भी कर सकते हैं, निर्जीव चीज के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हु, हुज, हुम व्यक्तियों के लिए, ठीक है ना, व्यक्तियों के लिए, विच और दैट वस्तुओं के लिए। क्लियर? देखिए जरा, अब हमने सेंटेंस में देखना है कि हमारा आने वाला जो सब्जेक्ट है वो कोई व्यक्ति है, तो हम इट में से जोड़ेंगे। वो कैसे जोड़ना है सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि हम हु लगाएं, हुज लगाएं या हुम लगाएं, ठीक है। हु सब्जेक्ट का काम करेगा, हुम ऑब्जेक्ट का काम करेगा, हुज पॉजेसिव का काम करेगा, ठीक है ना। चलो जरा देखिए इसमें, हेयर इज द गर्ल, दो सेंटेंस हमारे पास, हेयर इज द गर्ल, ठीक है, यहाँ है वो लड़की या ये है वो लड़की। द गर्ल वाज मेकिंग ए नॉइस, ये लड़की जो है वो शोर कर रही थी, ठीक है। देखिए हेयर इज द गर्ल, यहाँ पर क्या है? द गर्ल, और ये दूसरा क्या है? द गर्ल। एक्शन करने वाले क्या है? वही लड़की है, मतलब किसी कार्य को करने वाली, शोर मचाने वाली। एक्शन का मतलब है किसी कार्य को करना, शोर मचाने का काम किसने किया?
गर्ल ने, लड़की ने, और उसी लड़की की बात हो रही कि ये है वो लड़की जो शोर कर रही थी। अब हम कैसे इसको जोड़ेंगे, देखो जरा, हेयर इज द गर्ल, यहाँ तक हम सेंटेंस को सेम लिखेंगे। अब हमने ये डिसाइड करना है कि हम यहाँ पर हु लगाएंगे या हुज लगाएंगे या हुम लगाएंगे, ठीक है। अब हमने देखना है कि यहाँ पर जो गर्ल है वो किस रूप में प्रयोग की गई है, ये सब्जेक्ट के रूप में है या ऑब्जेक्ट के रूप में। इस सेंटेंस में गर्ल जो है वो एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग की गई है या ऑब्जेक्ट के रूप में। आपको क्या लगता है इस सेंटेंस में, द गर्ल वाज मेकिंग ए नॉइज, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब किस क्या काम किया उसने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये गर्ल क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। जब सेंटेंस में कोई लिविंग बीइंग है, व्यक्ति है, और वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, तो हम क्या लगाएंगे, हु का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हियर इज द गर्ल हु वाज मेकिंग ए नॉइज। जो ए जो है यहाँ पर लिखा नहीं गया था, इसलिए मैंने दोबारा लिखा है। तो आप कभी ये सोचिए ये ए कहाँ से लगा दिया, इसी सेंटेंस में था, ये ए नॉइज था यहाँ पर, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया। देखिए जो गर्ल क्या है, एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट की जगह हम क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे, क्योंकि लिविंग बीइंग है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू आर द मैन, यू आर द मैन आई वांटेड टू सी, तुम ही वो व्यक्ति हो जिससे मैं मिलना चाहता था। तो यू यहाँ पर क्या है, आप जब सेंटेंस को तोड़ना सीख जाएंगे, उसके अलग अलग पार्ट बनाना सीख जाएंगे, तो समझ लेना कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच आ गई है। पार्ट ऑफ स्पीच में यही तो है, ये फंक्शनल ग्रामर का एक पार्ट है। फंक्शनल मतलब उस सेंटेंस में जो पार्ट है किस रूप में प्रयोग किया गया, किस तरह का कार्य कर रहा है, वो आपने सीखना है। तो यू क्या है यहाँ पर, एक सब्जेक्ट है, ठीक है। आर ये वर्ब है हमारी, मेन वर्ब के रूप में काम करेगी, और द मैन क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यू सब्जेक्ट, आर वर्ब, और द मैन ऑब्जेक्ट। अब हमें इन सेंटेंस को जोड़ना है। यू आर द मैन, जब हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए हम क्या लगाते हैं, whom। ऑब्जेक्ट को जोड़ना हमने क्या लगाएंगे, whom। तो यू आर द मैन, कैसे जोड़ेंगे हम इस सेंटेंस को, यू आर द मैन, तुम ही वो व्यक्ति हो, whom जिसको आई वांटेड टू सी। क्लियर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया द मैन, और जब ऑब्जेक्ट के रूप में कोई होता है तो हम क्या लगाएंगे, whom लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द बॉय, वो लड़का कहाँ है, वेयर इज द बॉय। हिज बुक वाज स्टोलन, जिसकी किताब चोरी हो गई है, ठीक है। अब हमने देखना है कि ये जो हमारा हिज है वो कौन सा प्रोनाउन है, हिज कौन सा प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। हिज बुक, हिज बुक, समझ गए, हिज बुक का मतलब उसका अधिकार दिखा रहा है कि उसकी किताब। जो कोई हमारा प्रोनाउन नाउन की तरफ एक अधिकार को दर्शाता है तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। तो हिज बुक कौन सा प्रोनाउन होगा यहाँ पर, पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो जरा देखिए, वेयर इज द बॉय, जब पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, देखो पॉजेसिव प्रोनाउन का काम, पॉजेसिव प्रोनाउन हमारा होता है तो हम क्या लगाएंगे जोड़ने के लिए, हुज। वेयर इज द बॉय, तो हम सेंटेंस को कैसे जोड़ेंगे, वेयर इज द बॉय हुज, ठीक है। अब हमने हिज को हटाना, जैसे हमने यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर जैसे गर्ल को हटाया था, गर्ल को हटाकर हमने क्या लगा दिया, हु लगाया था, ठीक है। ऐसे ही हमने द मैन के साथ हमने क्या लगाया, हुम, ठीक है। तो जरा देखिए, वेयर इज द बॉय हुज बुक वाज स्टोलन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द बुक, आई बॉट द बुक यस्टरडे,
दिस इज द बुक, आई बोट द बुक यस्टरडे। अब बुक क्या है, सजीव या निर्जीव? देखो बुक को हम क्या मानेंगे, नॉन लिविंग में, नॉन लिविंग बीइंग होता है, निर्जीव होता है। जब निर्जीव की बात की जाती है या वस्तु की बात की जाती है तो हमने क्या कहा था, क्या लगाएंगे हम, विच या दैट। यहाँ पर हमने बात की थी वस्तुओं के लिए क्या लगाएंगे, विच या दैट। तो आप कौन सा भी लगा सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, कैसे जोड़ेंगे, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक, ठीक है। विच या दैट, आप दोनों में से कोई सा लगा दे, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वैसे विच ज़्यादा प्रयोग किया जाता है तो आप विच लगाएं। दिस इज द बुक विच या दैट आई बॉट yesterday, ठीक है। दिस इज द बुक विच आई बॉट yesterday या दिस इज द बुक दैट आई बॉट yesterday।